धीरे धीरे दोस्तों अब जो भी चीजें होंगी वो ऑन ट्रैक आ जाएंगी, क्योंकि अब आपका बेसिक धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो चुका है दोस्तों। आइडली वैसे तो 12-13 लेक्चर ही लगते हैं, बट क्योंकि पिछले 2-3 लेक्चर में कुछ 1-2 लेक्चर तो टेक्निकल इशू हो गया, फिर स्टार्टिंग के लेक्चर्स तो बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहे थे, तो इट्स नॉट इशू। आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन अपकमिंग मंडे, एंड इस मंडे को ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब आज की अगर बात करें सो आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 लेक्चर हो गए, और मंडे को मैं 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा, तो उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मंडे को दिस टॉपिक विल बी एंडेड, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। हेलो चलिए दोस्तों, नाउ अब आई थिंक आपको मेरी आवाज वीडियो सब क्लियर आ रही होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि आवाज, मैं इधर मुड़ के देख रहा, आवाज सही आ रही है, 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 सही आ रही होगी, क्योंकि कल बैठ के क्लास के बाद मैंने काफी कुछ चीजें चेंज की, तो मेरे माइक का एक वायर था वो शायद उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम था, तो वायर ही चेंज कर डाला, कोई बात नहीं। सो आइए अब बिना किसी टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, और आई होप आप सबने होमवर्क को कर लिया होगा, और वो था एलीन मॉलिक्यूल के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन लगाए तो उसके बाद प्लीज कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं भाई, प्लीज कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं, कल। हाँ, ठीक है, कल तो जाएंगे। प्लीज नोट साथ साथ बनाया करो साजिया जी, कुछ बच जाए तो लेक्चर के बाद, बाकी कोशिश करोगे साथ साथ जब मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ बातों को लिख लो, जब पढ़ाने की बात मैं समझा रहा हूँ तो समझिए, जब लिखने की बात तो लिख लीजिए, बाकी तो नोट्स बहुत बड़े भी नहीं है इसमें। प्लीज अब प्लीज सामने देखिए, कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करेगा प्लीज, ओके। सो लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ होमवर्क देके गया था, मैंने कहा था कि इन सभी मॉलिक्यूल्स जो कि एलियन मॉलिक्यूल्स के कुछ सब्स्टिट्यूटेड एग्जांपल थे, कि पहला एग्जांपल था कि मैं चारों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम ले लूं तो क्या होगा, तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी का क्या स्टेटस है, एंड फिर एक क्वेश्चन ये था कि 4 की जगह 3 सेम ले लूं, फिर कहा था कि भाई 2 सेम ले लूं, तो ऐसे कर करके हमारे पास 11 जाएंगे अंकल। 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। आइए वो क्वेश्चन मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, चारों सेम, 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम, एक अलग, 2 सेम एंड 2 आपस में सेम, पर इन 2 से अलग है, ये दोनों एक ही कार्बन पे, ये दोनों सेम वाले भी एक ही कार्बन पे। नाउ इस जगह पे 2 सेम तो है, पर वो दोनों सेम अलग अलग कार्बन पे लगा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली बाकी 2 सेम भी अलग अलग कार्बन पे लग जाएंगे। प्लीज डोंट डू एनी क्वेश्चन, भाई कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कमेंट ना करे जब मैं पढ़ा रहा हूं। इनिशियली जब मैं आपको कमेंट करने को कहूं तभी आपको कमेंट करना है, डोंट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। भाई कितनी बार मैं बता दूं इस बारे में, ठीक है। हाँ साजिया ऐसे ही होता है भाई, क्या करें, समय पे क्लासेस तो सिलेबस तो खत्म करना ही है ना भाई, उसको ध्यान में रखते हुए चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। साजिया दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, और इसको आपको पॉपअप करना पड़ेगा। प्लीज अब कमेंट मत करो, जब मैंने बोल दिया अगर कोई कमेंट करना है लास्ट में, बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा। अब आप समझ जाइए, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, मैं किसी का कमेंट एंटरटेन नहीं करूंगा। सो ना भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों। ना यहाँ पे हमने कहा कि ये दोनों सेम रख लेते ए और बी, और इन दोनों को पलटी मार देते, पीछे ए बाहर बी ले आते दोस्तों, और लास्ट वाले में ए बी हमने चारों के चारों अलग अलग एग्जांपल लेते ए बी डी ई दोस्तों। ना लीजिए फटाफट हम इनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी और एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। सो पहली बात तो तय है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री दोस्तों इनमें किसी में नहीं होगा। हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री दोस्तों इनमें से किसी में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ का बॉन्ड स्केलेटन या टर्मिनल जब परपेंडिकुलर आ जाए तो कभी भी दोस्तों वहां पे, या किसी मॉलिक्यूल में परपेंडिकुलर सिस्टम आ जाए तो वहां चांस ही नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने के, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो अब केवल क्या चेक करना, पीओएस, और पीओएस किस पे डिपेंड करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स पे। जो एलिन मॉलिक्यूल है उसमें पीओएस निकालने की 2 संभावनाएं होती है, एक वर्टिकल वालों के अलोंग, एक हॉरिजॉन्टल वालों के अलोंग। तो आइए चेक करते हैं, या वर्टिकल वालों के अलोंग जब पास करेंगे दोस्तों, वर्टिकल वालों के अलोंग जब पास करेंगे तो वर्टिकल वाले सारे कट जाएंगे, ये बिल्कुल इसके अलोंग प्लेन पास हो जाएगा, प्लेन यहां से पास हो गई, जब निकलेगा दोस्तों तो हॉरिजॉन्टल वाले मिरर इमेज में आ जाएंगे। सेम गोस फॉर द हॉरिजॉन्टल वाले, अगर हॉरिजॉन्टल वालों के लोग निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाले सारे प्लेन में आ जाएंगे, और ये वर्टिकल वाले मिरर इमेज में आ जाएंगे। हेंस यहां पे पीओ स्लाइड करेगा, यहां से भी और यहां से भी, और पीओ स्लाइड करेगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। नाउ इस केस में आइए, हमारा पर्पस है कि हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए मिरर इमेज में आना जरूरी है दोस्तों। तो अगर वर्टिकल के लोग निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल कभी मिरर इमेज में नहीं आ सकते, क्योंकि यहां दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। तो दोस्तों जो चीज तुम्हारे रास्ते में टांग अड़ा रही हो उसकी टांग ही काट दो, मतलब अल्टीमेटली रियलिटी मत कर देना, ताकि तुम पता लगे कि हम तो सर की बातों से प्रभावित हुए और हिंसक हो गए तुम रियल लाइफ में। मेरा मतलब है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। सो ऐसे में जो दोस्तों डिफरेंट आ रहे हो तो कोशिश क्या करो उन्हीं के अलोंग प्लेन निकाल दो, क्योंकि जब इनके अलोंग प्लेन निकालोगे तो भाई दिक्कत ही नहीं बच गई, ये तो वैसे कट गया, इनका डिस्कशन वैसे नहीं करना। और दोस्तों ये कार्बन कार्बन तो दोस्तों यहां से प्लेन निकल ही जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा दोस्तों, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जब बाहर निकलेगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल वाले एक दूसरे की मिरर इमेज में आ जाएंगे दोस्तों। हेंस यहां पर भी पीओएस एग्जिस्ट कर गया और कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। इस केस की बात करें तो वर्टिकल वालों के लोग निकालेंगे तो बी हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज में आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वालों के लोग निकालेंगे तो ए वर्टिकल वाले भी मिरर इमेज में आ जाएंगे, दोनों तरफ से पीओएस निकल रहा है, ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल इनएक्टिव आ गया दोस्तों, ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल इनएक्टिव आ गया। आइए अब बात करेंगे दोस्तों इस वाली सिचुएशन की, ये वाला एग्जांपल जो हमारे पास है दोस्तों, इस वाले में दोस्तों गौर से देखिए, अगर मैं वर्टिकल के अलोंग पीओएस निकालता हूं तो वर्टिकल वाले तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएगा, ये भी लीनियर वाले कार्बन तो इसी प्लेन में आ जाएंगे दोस्तों। और ऐसे सिचुएशन करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो ए और बी आपस में मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। यहाँ वर्टिकल वालों के लोग पास करोगे तो हॉरिजॉन्टल वाले मिरर इमेज में नहीं आ रहे हैं। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल वालों के लोग पास करेंगे दोस्तों तो वर्टिकल वाले भी मिरर इमेज में नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हेंस हम कहेंगे यहाँ पे पीओएस हमें नहीं मिला। दो ही तरीके थे, या तो वर्टिकल वालों के लोग या तो हॉरिजॉन्टल वालों के लोग, दोनों के लोग पीओएस नहीं मिला। सेंटर ऑफ सिमेट्री इनमें से किसी में नहीं होती, हेंस ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएगा। दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल की बात करें तो सेम गोस फॉर देयर, वर्टिकल वालों के लोग निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाले मिरर इमेज में नहीं आएंगे, एंड हॉरिजॉन्टल वालों के लोग निकालेंगे तो वर्टिकल वाले मिरर इमेज में नहीं आएंगे। इसी पर्पस से दोस्तों कहेंगे यहाँ पर भी पीओएस नहीं निकलेगा, और पीओएस नहीं होगा दोस्तों तो कंपाउंड हम कहेंगे सीओएस इसमें है ही नहीं, और कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो कंपाउंड विल बी ऑप्टिकल एक्टिव दोस्तों। ध्यान रखिए दोनों टर्मिनल परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो कोई ऐसा प्लेन ना सोचे कि बी का मिरर इमेज बी मिल गया, मैं पकड़ के पीटूंगा, दोनों परपेंडिकुलर है, ये नीचे है ये वेज पे है दोस्तों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और कोई ये भी ना सोचे कि डायगोनल प्लेन निकाल दूं बी और बी मिरर इमेज में आ जाएंगे, वो रेक्टेंगुलर टाइप की सिचुएशन, रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर टाइप की
सिचुएशन है, जिंदगी में ऐसे डायगोनल सिचुएशंस यहाँ पे एलियन के अंदर कभी लाई नहीं करती, गलती से कोशिश ही मत कर देना ऐसा फालतू का दिमाग चलाने के लिए। चलिए दोस्तों आइए, एबीडी में तो कोई मिरर इमेज बन ही नहीं सकती क्योंकि चारों सब्सटेंट अलग-अलग है, हेंस यहाँ पे पीओएस नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी एंड ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो दोस्तों इनिशियल 3 वाले ऑप्टिकल इनएक्टिव थे और ये फाइनल 3 वाले ऑप्टिकल एक्टिव थे। इसी पे दोस्तों आइए, ये तो थे सब्स्टिट्यूएंट डिपेंडेंट एक रैंडम क्वेश्चन। आइए जो एग्जाम में आए क्वेश्चन की अगर बात करें उनमें से क्वेश्चन मैं कर रहा हूं एलिन बेस्ड, तो एलिन में ये क्वेश्चन बहुत फेमस है जो तीनों एग्जाम में आया है, आईआईटी जेम में भी आया है, सीएसआईआर नेट में भी आया है और गेट में भी आया है। HCOOH या फिर मैं ऐसे लेता हूं COOH और H। बताइए आपके क्या विचार है इस क्वेश्चन को लेके, क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए दोस्तों, क्या ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? दिस मॉलिक्यूल एक्टिव इज इनएक्टिव, एक्टिव और इनएक्टिव? तीनों एग्जाम में आया है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, दिमाग ही नहीं लगाना। प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल वालों के लोग निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले मिरर इमेज में नहीं आ रहे हैं, H है या COH है, दोनों अलग-अलग ग्रुप है और हॉरिजॉन्टल वालों के लोग निकालेंगे तो वर्टिकल वाले मिरर इमेज में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी केस नहीं है जहां पे यहाँ पे ना तो कोई POS है ना ही कोई COS है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का एक नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेज दुनिया में एग्जिस्ट करता है। कुछ बच्चे इसको इनएक्टिव कह रहे हैं और इनएक्टिव क्यों कह रहे हैं मैं जानना चाहता हूं। क्या तुमने इनएक्टिव इसको इसलिए कहा, क्या तुमने इसको इनएक्टिव इसलिए कहा कि COH और H और H अपोजिट में आ रहे हैं तो COS तुमने इसके अंदर एग्जिस्ट करा दी? क्या इसलिए कहा तुमने इसको एक्टिव? इतना मारूंगा ना मैं तुम सबको, हजार बार चिल्ला के आ चुका हूं कि भाई वो वर्टिकल वाले हैं प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, दोनों परपेंडिकुलर टर्मिनल है। परपेंडिकुलर प्लेन में ऊपर वाले का अपोजिट नीचे वाला होता है, यहाँ नीचे पे कुछ नहीं है, यहाँ वेज है, और नीचे वाले का अपोजिट ऊपर वाला होता है, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ डैश है। और वर्टिकल का अपोजिट डैश और वेज नहीं होता है, वर्टिकल का अपोजिट हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। यहाँ COH और अपोजिट में COH लगा देने से सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो जाएगी। COH और COH का बॉन्ड ओरिएंटेशन देखिए, ये वर्टिकल में नीचे की तरफ है और ये COH पीछे की तरफ है, दीवार के पीछे की तरफ है। तो नीचे का अपोजिट ऊपर होना चाहिए था, पर ये COH ऊपर ना होकर पीछे दीवार के पीछे है। सो दोस्तों यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी कीमत पे नहीं होगी, गलती से भी मत लगा देना। इनएक्टिव वाला तुमने इनएक्टिव क्यों दिया इसका आंसर? इनएक्टिव वाले इनएक्टिव क्यों दिया? अनुराग कह रहा है कि सर COS POS नहीं होगी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा ना। अनुराग एक काम कर, एक क्लास छोड़ दे और जाके पिछली क्लास पढ़ के आ दोस्त, सब रायता फैला दिया तूने, तूने रामायण को महाभारत कह दिया। नो POS नो COS ऑप्टिकल एक्टिव, रिवीजन नहीं करता तू, नहीं करेगा तो फंसेगा भाई। बाकी लोग जिन्होंने इनएक्टिव कहा क्यों कहा? चलो दोस्तों ठीक है, ये गलती मत कर देना दोबारा से। चलिए दोस्तों चलिए, तो यहाँ पे हमारा एलिन सिस्टम खत्म हो जाता है। हम अपना कायरल एक्सिस सिस्टम कर रहे थे। कायरल एक्सिस में हमने कहा था कि कुल मिला के 5 केस करने हैं। पहला एलिन सिस्टम करना है, हमने कर लिया। फिर इसके बाद हमें इसमें करना है स्पाइरो कंपाउंड या स्पाइरेंस। फिर देन वी हैव टू डू हेमिस्पाइरेंस एंड एल्काइलिन सिस्टम्स, साइक्लिक एल्काइलिन सिस्टम्स बल्कि। एंड देन वी हैव टू डू बाइस्पिनाइल्स एंड देन वी हैव टू डू एडामेंटेट, देन वी हैव टू डू एडामेंटेट। चलिए आइए दोस्तों सम देखिए, तो एलिन कर चुके हैं, स्पाइरो इन सब में हम आगे निकलते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि भाई एलिन के बारे में हमारी चर्चाएं थी कि एलिन और ये सब जो है वो एक कायरल एक्सिस सिस्टम में रखे गए हैं। लेकिन कायरल सेंटर तो तुमने पढ़ लिया था कि क्या होता है। आइए कायरल एक्सिस समझा देता हूं क्या होता है। कायरल एक्सिस क्या होता है आइए समझता हूं। देखिए ऐसे परपेंडिकुलर टर्मिनल रखने वाले जितने भी सिस्टम्स हैं, जो कि एलिन भी है, स्पाइरो भी है, ये वाले भी है, ये वाले भी है, ये वाले भी है, ये परपेंडिकुलर सिस्टम रखने वाले, देखिए इंटरनल सिस्टम बदल सकता है पर टर्मिनल परपेंडिकुलर रहने वाले हैं, या वहां पे इंटरनली कोई ना कोई अपोजिट में टर्मिनल या बीच का कोई भी पार्ट होगा परपेंडिकुलर सब्स्टिट्यूएंट रखता होगा। इन सभी में ये खास बात है, और इन सभी में जब ये खास बात है तो ऐसे परपेंडिकुलर सिस्टम रखने वाले सब्स्टिट्यूएंट डिपेंडेंसी के बेसिस पे ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलिन के ये वाले जो केसेस थे वो ऑप्टिकल इनएक्टिव आए थे और ये वाले केसेस थे ऑप्टिकल एक्टिव आए थे दोस्तों। सो हेंस दोस्तों ध्यान रखिए कि एलिन कहती है या स्पाइरल एक्सिस कहता है कि मैं एक हाइपोथेटिकल एक्सिस हूं जिसको हम एक सिस्टम में से पास करा देंगे। तो जैसे एलिन में से हमने हाइपोथेटिकल एक्सिस पास करा दी और ये हाइपोथेटिकल एक्सिस के दोनों तरफ यहां पर भी और यहां पर भी परपेंडिकुलर टर्मिनल या परपेंडिकुलर प्लेन लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो हम कहेंगे कि वो एक हाइपोथेटिकल एक्सिस जिसके टर्मिनल पे या जिसके सिस्टम के अंदर परपेंडिकुलर सब्स्टिट्यूएंट का पेयर लाई कर रहा हो, तो यहां पे रहे या परपेंडिकुलर प्लेन में रहे, तो ऐसी हाइपोथेटिकल एक्सिस को कायरल एक्सिस बोल दिया गया। और ऐसी हाइपोथेटिकल एक्सिस जिसकी कंडीशन कि टर्मिनल या फिर सिस्टम के अंदर परपेंडिकुलर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक वर्टिकल पेयर तो एक हॉरिजॉन्टल पेयर, वो यहां एलिन में तो देखा ही गया, सेम स्पाइरो में भी देखा जाएगा और इन सब में भी वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी कायरल एक्सिस कहलाएगी। दिस विल बी कॉल्ड एज कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस इज अ हाइपोथेटिकल एक्सिस विद हैव परपेंडिकुलर पेयर ऑफ बॉन्ड्स दोस्तों, या व्हिच हैव बॉन्ड्स इन द परपेंडिकुलर प्लेन, जिसके जो एक सिस्टम, बाकी सब बहुत सारी चीजें हो सकती है पर एटलीस्ट वहां पे जो बॉन्ड्स होंगे एक ऐसा पेयर जरूर होंगे जो परपेंडिकुलर प्लेन में पाया जाएगा, जैसे कि एलिन की बात करी। तो आइए इसी सेम एग्जांपल में दोस्तों, इसी कायरल एक्सिस के अंदर हमारा जो सेकंड एग्जांपल है उसका नाम है स्पाइरो कंपाउंड्स या स्पाइरेंस। आइए सामने देखिए दोस्तों, क्या है स्पाइरो कंपाउंड्स और स्पाइरेंस। स्पाइरो कंपाउंड और स्पाइरेंस दोस्तों दो साइक्लिक मैं कहूंगा कि दिया तो या फिर ऐसा कि दो साइकिल का एक कॉम्बिनेशन है, या कहिए एक बाइसाइकिल कंपाउंड है। बट डिफरेंस ये है इस बाइसाइकिल में कि यहां ये जो दो साइकिल बनेगी, जो भी दो साइकिल बनेगी वो एक कॉमन कार्बन शेयर करेंगी। ठीक है, देखिए हमारे पास दो प्रकार की बाइसाइकिल्स होती है दोस्तों, या उनमें से बाइसाइकिल में इतना बोल के कहूंगा कि दो साइकिल के कॉम्बिनेशन दो प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली। पहला तरीका
ये है कि दोनों साइकिल्स को एक कॉमन कार्बन से एसोसिएट कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि दो साइकिल्स को हम एक कॉमन एज के थ्रू एसोसिएट कर दें। देखिए ये तो एक कॉमन एज के थ्रू है, यानी कि दो कार्बन कॉमन है। तो जब दो कार्बन कॉमन है तो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं दोस्तों, और इनकी बातें आगे जाके करेंगे। स्पाइरो कंपाउंड कब कहलाएंगे? स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं कि भाई वहां पे एक दो साइकिल एक कॉमन कार्बन शेयर करती है, दो कार्बन शेयर नहीं करती, तो इनको हम स्पाइरो कंपाउंड कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे कि यहां मैंने एक 4 मेंबर की साइकिल ली, और 4 मेंबर की साइकिल का ये वाला जो एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। और हम जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइज के दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं, बाकी दो बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, यानी कि वेज गैस होंगे, बात हम जानते हैं। सो ये जो परपेंडिकुलर प्लेन निकला, इसी से मैंने दोस्तों दो कार्बन जोड़ के यहां एक और 4 मेंबर की साइकिल जोड़ दी, एक और 4 मेंबर की साइकिल मैंने बना दी। सो हम कहेंगे यहां दो साइकिल है, जिसमें से एक साइकिल तो वर्टिकल प्लेन में है एंड दूसरी साइकिल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। क्यों? क्योंकि एक sp3 कार्बन कॉमन है, और sp3 कार्बन के दो बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, बाकी दो बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। हेंस इस sp3 कंडीशन की वजह से इस पर्टिकुलर साइकिल की जो पोजीशन जो है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, या दोनों साइकिल परपेंडिकुलर लाई करेगी। अब जब ऐसा हो जाएगा तो जिसके टर्मिनल उनको ध्यान देते हैं, इसका टर्मिनल भी sp3 है और इसका भी टर्मिनल sp3 है, ये भी sp3 है। और sp3 की खास बात हम जान चुके हैं कि इस टर्मिनल की बात करें तो इसके दो बॉन्ड प्लेन में बन चुके हैं, प्लेनो बॉन्ड बन चुके हैं, तो बाकी दो बॉन्ड वेज डैश यानी कि परपेंडिकुलर प्लेन में बनाए जाएंगे। यहां इसकी बात करें तो इसके दो बॉन्ड sp3 या दो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन चुके हैं, तो बाकी दो बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन यानी कि वर्टिकल प्लेन में बनाए जाएंगे। तो दिस सिस्टम, दिस परपेंडिकुलर टर्मिनल सिस्टम हैविंग दिस सिचुएशन अ कॉमन कार्बन ऑफ विद टू साइकिल्स, ये सिचुएशन जो है स्पाइरो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करती है। और स्पाइरो कंपाउंड या 4 मेंबर और या 4-5 या 5-5 मेंबर, कोई भी दो रिंग जो एक कॉमन कार्बन से जुड़ी हो, स्पाइरो कंपाउंड की कैटेगरी में उनको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। नाउ ऐसा करने पर अब यहां टर्मिनल पे कुछ भी लगा सकते हो, तो जितने केसेस हमने एलीन में बनाए थे कि चारों पे ए लगा दो, ए लगा दो, एक बी लगा दो, दो ए दो बी, फिर ए और बी अपोजिट कार्बन पे, चारों डिफरेंट, ऐसे सारे केस जैसे एलीन बनाए थे वैसे इसके भी बना सकते हो। और जो आंसर वहां आया था एलीन के केस में वही सेम आंसर यहां पे भी आएगा दोस्तों। पर उसमें आगे बढ़ने से पहले दोस्तों पहले मैं इसका और फर्दर क्लासिफिकेशन करवा देता हूं। जिस तरीके से एलीन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ऐसे ही इन कंपाउंड्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर ऑफ रिंग्स के बेसिस पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अगर नंबर ऑफ रिंग्स इवन आ गई, इवन बोले तो 2 4 6 8, जैसे कि यहां पे दो रिंग का सिस्टम है, तो जब जब इवन रिंग का सिस्टम होगा टर्मिनल हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन में पाए जाएंगे। जब जब इवन सिस्टम होगा दोस्तों तो टर्मिनल है वो हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन में पाए जाएंगे दोस्तों, ये परपेंडिकुलर प्लेन में पाए जाएंगे। और ये परपेंडिकुलर टर्मिनल लगता है तो सेंटर में से हाइपोथेटिकल एक्सिस अगर पास करा दूं तो एक्सिस आगे का परपेंडिकुलर टर्मिनल प्लेन, दोस्तों उस केस में एक एक्सिस कायरल एक्सिस कहलाएगी। हेंस स्पाइरो कंपाउंड भी कायरल एक्सिस के अंडर ही डिस्कस किया जाएगा। सो नाउ अगर नंबर ऑफ रिंग्स और होगी तो क्या होगा, तो लीजिए बना देता हूं यहां पे नंबर ऑफ रिंग्स और होगी तो क्या होगा। लीजिए अगर मैंने रिंग एक शुरू किया इस तरीके से, तो हम इतना तो जान चुके हैं कि दो रिंग, क्योंकि sp3 कॉमन कार्बन लगती है तो दो रिंग परपेंडिकुलरली चलेंगी दोस्तों, यानी कि अगली रिंग यहां परपेंडिकुलर इस फॉर्म में बनाई जाएगी और अगली रिंग फिर से परपेंडिकुलर प्लेन में इस तरीके से बनाई जाएगी। कुल मिला के बात ये कहूं कि यहां ऑल्टरनेटिव परपेंडिकुलर रिंग सिस्टम चलेगा, एक प्लेन में प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन में प्लेन के परपेंडिकुलर, और आगे इंक्रीज होता जाएगा, तुम कितना भी कर लो। तो यहां पे तीन कार्बन का मैंने सिस्टम, तो तीन रिंग का मैंने सिस्टम बनाया, इट्स ऑड रिंग सिस्टम। और इस तीन रिंग सिस्टम में अब जब परपेंडिकुलर टर्मिनल, सॉरी अब जो टर्मिनल्स दिखाए जाएंगे तो ये दिखाता हूं टर्मिनल्स। तो ये एक sp3 कार्बन है, इसके दो बॉन्ड अगर प्लेन में बन चुके तो बाकी दो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाए जाएंगे। सिमिलरली ये भी sp3 कार्बन है, इसके दो बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में बन चुके तो बाकी दो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाए जाएंगे। और मैं कह रहा हूं यहां तुम ए लगा दो, बी लगा दो, डी लगा दो, ई लगा दो, चार सबसे भले डिफरेंट लगा दो, पर क्योंकि ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों यहां कैसे लाई कर रहे हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल बोले तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। आइदर दे विल बोथ लाई इन सेम प्लेन, मतलब आइदर दे विल बोथ लाई इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और इन वर्टिकल प्लेन। अगर यहां वर्टिकल बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, अगर रिंग की शुरुआत वर्टिकल से ना करके आप हॉरिजॉन्टल रिंग से करोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो टर्मिनल वहां वर्टिकल आ जाएंगे। सो कुल मिलाकर हम बात करेंगे, सीधी सीधी बात यह है कि टर्मिनल बॉन्ड सेम प्लेन में पाए जाएंगे, और जब टर्मिनल बॉन्ड सेम प्लेन में पाए जाएंगे तो इन्हीं के अलोंग एक पीओएस निकाल देते हैं, इन्हीं के अलोंग एक पीओएस निकाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल पीओएस। जब हॉरिजॉन्टल पीओएस निकालेंगे तो ये जो बॉन्ड है हॉरिजॉन्टल पीओएस में समा जाएंगे, इनके सब्स्टिट्यूएंट्स इस प्लेन के अकॉर्डिंग कट जाएंगे दोस्तों। मैं तो कह रहा हूं चारों डिफरेंट लगा लो, तुम्हारी मर्जी कर लेते हैं, ए लगा दिया, बी लगा दिया, डी लगा दिया, ई लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, ये कट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कट जाएगा, इसी प्लेन में समा जाएगा दोस्तों, पिंक प्लेन में समा जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन निकाला, प्लेन निकालने पर वर्टिकल का ऊपर वाला CS2 नीचे वाला CS2 की मिरर इमेज देगा, ये पूरी हॉरिजॉन्टल रिंग इसी प्लेन में समा जाएगी, पूरी प्लेन से पूरी रिंग से प्लेन निकल जाएगा, ये प्लेन आगे बढ़ा फिर से इन बॉन्ड को समा लेगा और फिर से इन सब्सटेंस के अलोंग पास हो जाएगा। जब ऐसे पास करेंगे तो बाकी तो सारा सिस्टम प्लेन में समा गया, इन दोनों ऊपर CS2 का मिरर नीचे वाला CS2 आ गया। हेंस यहां पे POS जनरली एग्जिस्ट करेगा, और POS एग्जिस्ट करेगा तो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो सिंस जो ऑड रिंग सिस्टम्स होते हैं स्पाइरो जस्ट लाइक एलीन की तरह, तो यहां पे भी जो प्लेनरिटी आ जाती है दोस्तों टर्मिनल में, वहां से कॉमन स्लाइस कट पास हो जाएगा, एक POS पास हो जाएगा और ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल इनएक्टिव आ जाएगा। इसलिए हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी नहीं है, कभी-कभी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो हमने आंसर निकालना सीख लिया है। हमारी है इन क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस पे अब आगे कैसे करेंगे, तो आगे सब्स्टिट्यूट बना के देगा, जो सब्स्टिट्यूट बना के वही कर लेंगे। और इसमें मोस्ट फेमस एग्जांपल जो बार-बार एग्जाम में आया है वो ये HCOH वाला ही है, और HCOH वाले में जस्ट लाइक एलीन की तरह यहां पर भी प्लेन निकालेंगे, वर्टिकल के अलोंग अगर प्लेन निकालेंगे, देखिए रिंग तो मिरर इमेज में आ ही जाएगी, चाहे तो वर्टिकल प्लेन निकालो चाहे हॉरिजॉन्टल निकालो। हॉरिजॉन्टल निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल रिंग सेम प्लेन में आ जाएगी, वर्टिकल वाली रिंग मिरर इमेज में आ जाएगी। वर्टिकल प्लेन निकालोगे तो वर्टिकल रिंग प्लेन में आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रिंग आगे पीछे CS2 मिरर इमेज में आ जाएगी। तो रिंग का तो लफड़ा ही नहीं है। टर्मिनल को देखो, टर्मिनल जब देखा तो वर्टिकल प्लेन से प्लेन निकालेंगे तो ये दोनों ग्रुप प्लेन में आ जाएंगे, वर्टिकल प्लेन से प्लेन निकालेंगे तो दोनों ग्रुप प्लेन में आ जाएंगे, ये प्लेन में कट जाएंगे पूरा। जब इसको आप sp2 ऐसे आगे बढ़ाएगा तो इट इज समथिंग लाइक डबल बॉन्ड O, इट इज समथिंग लाइक OH। तो ये सारा एक ही प्लेन में, इट्स इन ऑल वन प्लेन, ये भी और ये भी, ये पूरा ग्रुप एक ही प्लेन में है। जिसको पूरा काट ही देंगे भाई साहब, ये एक ही प्लेन में है। कहने में कार्बन यहां पे sp2 इससे पूरा ग्रुप एक ही प्लेन में है, और जब प्लेन वर्टिकल प्लेन आगे निकलेगा तो यहां से ये प्लेन जो है इस तरीके से आगे निकल जाएगा, ये पूरी रिंग इस प्लेन में समा जाएगी, वर्टिकल वाली पीछे वाला सामने वाले का मिरर में जाएगा। और यहां जब प्लेन आगे पास करेंगे तो वहां वेज पे है COH पीछे H, ये आपस में मिरर इमेज में नहीं आएंगे, ये आपस में मिरर इमेज में नहीं आएंगे। हेंस ये प्लेन यहां से पास नहीं होगा, काटा मार दिया, प्लेन पास यहां पे नहीं होगा। जब प्लेन पास नहीं होगा वर्टिकल तरीके से सेम तरीके से हॉरिजॉन्टल में ट्राई करें, हॉरिजॉन्टल के अलोंग पास करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन में समा जाएंगे और वर्टिकल वाले मिरर इमेज में नहीं आएंगे। हेंस यहां पे किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन में POS नहीं
नहीं है और इन सिस्टम में जब परपेंडिकुलर टर्मिनल होते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी हो नहीं सकती, हेंस ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। दिस विल बी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। अब इस पे सब्स्टिट्यूट बदल के आप मल्टीपल केस बना सकते हैं, वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिंट में देखने को मिल जाएंगे, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पे हमारा स्पाइरो कंपाउंड भी खत्म हो गया दोस्तों, यहीं पे हमारा स्पाइरो कंपाउंड भी खत्म हो गया दोस्तों। चलिए एक बार लगे हाथ हम अपना थर्ड सिस्टम भी खत्म कर लेते हैं, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि सारी कहानी क्लियर है क्या। ये दोनों कहानी हम खत्म कर चुके हैं। आइए इसी दोनों का कॉम्बिनेशन, एलीन और स्पाइरो का कॉम्बिनेशन हेमिस्पाइरिन और साइक्लिक एल्काइलिन निकल के आते हैं। इसलिए आइए थर्ड केस को भी लगे हाथ कर लेते हैं ताकि सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाए। यानी कि थर्ड हमारा जो केस यहां पे होगा, थर्ड साइक्लाइडल एक्सिस सिस्टम का थर्ड केस हेमिस्पाइरिन एंड एल्काइलिन सिस्टम, साइक्लिक एल्काइलिन सिस्टम। आइए इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। चलिए जरा सामने देखिए, हेमिस्पाइरिन की बात करेंगे दोस्तों। सामने देखिए हेमिस्पाइरिन क्या है। हेमिस्पाइरिन मतलब अधूरे स्पाइरेंस, ना तो बेचारे स्पाइरन बचे, ना तो स्पाइरो कंपाउंड बचे, ना ही वो एलीन बचेंगे, मतलब स्पाइरो और एलीन का कॉम्बिनेशन। तो स्पाइरो एलीन का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो लीजिए मैंने स्पाइरो से उठा ली एक रिंग 4 मेंबर की, स्पाइरो से उठा ली मैंने एक रिंग दोस्तों 4 मेंबर की, और इस कार्बन को यहां मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। डबल बॉन्ड कार्बन मैंने बनाया। जब डबल बॉन्ड कार्बन बनाऊंगा तो ये भी कार्बन होगा, डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में बनाया मैंने, तो ये कार्बन एक sp2 कार्बन बन जाएगा। डबल बॉन्ड लगाते ही कार्बन क्या बन जाएगा, sp2 कार्बन। ठीक है, ये कार्बन क्या होगा, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं तो ये sp3 का sp3 रहेगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड लग चुके तो ये कार्बन भी इसके हाइब्रिडेशन को sp2 में रिप्रेजेंट करेंगे। और हम जानते हैं कि जो sp2 कार्बन यानी कि जो मेरे पास c डबल बॉन्ड c सिस्टम होता है, इसके अंदर ये एल्कीन्स होती है, जिस प्लेन में ये वाला टर्मिनल होता है उसी प्लेन में ये वाला टर्मिनल भी होता है। दोनों टर्मिनल सेम प्लेन में होते हैं, हेंस ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होता है प्लेनर होता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है क्या होता है, प्लेनर, बिकॉज़ ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, जिससे टर्मिनल जो है वो सेम प्लेन में निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों हम कहेंगे कि इसके दो बॉन्ड यहां सेम प्लेन में आ चुके हैं, वर्टिकल प्लेन में है, तो इसके दो बॉन्ड भी वर्टिकल प्लेन में बनाने पड़ेंगे, दो बॉन्ड भी वर्टिकल प्लेन में बनाने पड़ेंगे। यानी इस डबल बॉन्ड के ये दो बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में थे तो ये भी दो वर्टिकल में हो जाएंगे। अब बात आती है इस कार्बन की, ये एक sp3 कार्बन है, इसके दो बॉन्ड वर्टिकल में है, तो sp3 के बाकी दो बॉन्ड परपेंडिकुलर सिस्टम में होंगे। और ऐसा देखते ही फिर से हमारे सामने सेम सिचुएशन आ गई, एक्सिस व्हिच हैव टर्मिनल इन परपेंडिकुलर सिचुएशन। खत्म कहानी। तो हेंस ये भी कायरल एक्सिस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। और अब इस पे क्वेश्चंस की जब बात आएगी तो मैं दोस्तों यहां पे मैं सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट लगा देता हूं दोस्तों। लेट्स सपोज मैं सेम सब्स्टिट्यूट लगा देता हूं COOH। ये क्वेश्चन बहुत बार है, क्या कि तुम बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन करवा रहे, एक नहीं है भाई, मतलब आया ही इतनी बार तो मैं क्या करूं। मैंने जो तीन एग्जांपल लिखवाए तीनों क्लास तीनों एग्जाम में आए हैं, जेमनेट के तीनों में लगभग देखे गए। सेम HCH वाले कॉम्बिनेशन एलीन में देखा गया, HCOH वाला कॉम्बिनेशन स्पाइरो में देखा गया, HCOH वाला कॉम्बिनेशन हेमिस्पाइरिन में देखा गया। इसलिए कह रहा हूं अरे तो करवा रहे भाई, क्या करें। सेम तरीके से यहां पर भी आंसर निकाला जाएगा। वर्टिकल वालों से प्लेन निकालोगे, देखो वर्टिकल वालों से निकालोगे प्लेन सब प्लेन में आ जाएगा, पर हॉरिजॉन्टल वाले मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल वाले से प्लेन निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन में आ जाएंगे, पर वर्टिकल वाले मिरर इमेज में नहीं आएंगे। हेंस इस क्वेश्चन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और टर्मिनल वालों में सेंटर सिमेट्री होती नहीं है। हेंस ये मॉलिक्यूल जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। खत्म कहानी, ऑप्टिकली एक्टिव खड़ा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हमारा इसी का एक और पार्ट। अगर मैं इसमें भी सिचुएशन को एक्सटेंड कर दूं, मतलब इतना तो पहले ही था, यहां पे मैं एक और रिंग जोड़ दूं, देखिए क्योंकि ये जिस प्लेन में होगा उस प्लेन में ये दो बॉन्ड होंगे, तो सेम प्लेन में ये दो बॉन्ड है, इसको एक्सटेंड कर दिया, एक और साइकिल बना दी। तो मतलब ये हुआ कि यहां हेमिस्पाइरन वाले केसेस को भी जस्ट लाइक एलीन एंड स्पाइरो दो कैटेगरी में तोड़ा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे दोस्तों, नंबर ऑफ ये एक कैटेगरी, नंबर ऑफ रिंग प्लस में पाई बॉन्ड। अगर इवन है तो ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, रिंग और पाई बॉन्ड को एक रिंग है एक पाई बॉन्ड है, 1 + 1 2 आएगा, यानी इवन सिस्टम है। इवन सिस्टम में टर्मिनल परपेंडिकुलर प्लेन में पाए जाएंगे। और दोस्तों अगर बी सिस्टम नंबर ऑफ रिंग प्लस में पाई बॉन्ड अगर संख्या दोस्तों ओड आ जाए, ओड, तो ऐसे की सिचुएशन में आपका जो है ये वाला केस एग्जिस्ट करेगा। ये वाले केस से मेरा मतलब है टर्मिनल जो है वो सेम प्लेन में पाए जाएंगे, टर्मिनल जो है वो सेम प्लेन में पाए जाएंगे। और जब टर्मिनल सेम प्लेन में पाए जाएंगे तो यहाँ इन्हीं के अलोंग एक स्लाइस कट निकल जाएगा, स्लाइस कट गया ऐसे ना, पूरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन निकल जाएगा और एक पीओएस एग्जिस्ट कर जाने से ये कंपाउंड जनरली ऑप्टिकल इनएक्टिव पाए जाते हैं। जनरली दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव दोस्तों। हॉरिजॉन्टल वाले से टर्मिनल सेम प्लेन में आ गए दोस्तों। सो यहाँ पर भी वो क्लासिफिकेशन वैलिड होता है, इधर भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग के समेशन के बेसिस पे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग के समेशन के बेसिस पे। इवन है तो ये केस और ओड है तो ये केस दोस्तों। इस तरीके से हमारे पास ये सिचुएशन लाई करेगी जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया दोस्तों। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी दोस्तों। आइए अब हम इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एंड ये कहलाता है साइक्लिक एल्काइलिन सिस्टम। जनरली इसको एल्काइलिन भी बोल देते हैं, सिंपल एल्काइलिन भी बोल देते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ पे अभी तक हेमिस्पाइरिन और स्पाइरो कंपाउंड में जितने भी एग्जांपल हमने देखे उसमें हमने 4 मेंबर की साइकिल देखी। क्वेश्चन है 4 मेंबर की क्यों? देखिए 4 मेंबर वाली वो है जो 100% प्लेनर ही बनानी होती है, वो मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं। ठीक है, 5 मेंबर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चालू हो जाता है, बहुत फास्ट, उसको भी पर प्लेनर ही ट्रीट करते हैं। 6 मेंबर में साइक्लोहेक्सेन्स बनने चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करने लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए बड़ी साइकिल वाले एग्जांपल जनरली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, पर बड़ी साइकिल में साइक्लोहेक्सेन का केस जो होता है वो यहाँ इसके अंदर रखा जाता है। मतलब इसी की जगह मैं साइक्लोहेक्सेन लगा देता हूँ, 4 मेंबर की जगह 6 मेंबर की रिंग लेता हूं और उसका एक टर्मिनल डबल बॉन्ड से एसोसिएट कर दिया। अगर एक टर्मिनल डबल बॉन्ड से एसोसिएट कर दिया, डबल बॉन्ड, तो दोस्तों ये sp2 है जिस प्लेन में ये बना हुआ है, वर्टिकल प्लेन में टर्मिनल बना हुआ, तो ये टर्मिनल भी वर्टिकल प्लेन में आ जाएगा। एंड ये sp3 है तो इसके दो बॉन्ड जो है परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगे, एंड हेंस यहां पर भी सेम सिचुएशन बन जाएगी। लीजिए मैंने यहां पे H लगा दिया, यहां पे मैंने Me लगा दिया दोस्तों, CH3 लगा दिया, या मैंने लगा दिया है मान लीजिए नाइट्रोजन, जरूरी नहीं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है। यहां लगा दिया मैंने OH, यहां लगा दिया मान लीजिए मैंने कुछ नहीं लगाया, वैलेंसी पूरी कर दी, तो यहां पे क्या बच जाएगा, लोन पेयर
लोन पेयर आ गया, यहाँ पे नहीं दिखाएगा एग्जाम में, पर तुम बाय डिफॉल्ट समझ के रखना कि वहां लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा sp2 हाइड्रोजन स्टेट में दोस्तों। नाउ चलिए क्या करें, देखिए वैसे तो साइक्लोहेक्सेन मैंने आपको सिखाया कि चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट जब जब वो साइक्लिक एल्काइलिन के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देगा तो वहां पे वो ये तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम इसको प्लेनर मान के ही क्वेश्चन को करो, मतलब इस रिंग को प्लेनर मान के ही कर दो। तो जब ऐसा हम समझेंगे इसको कि इसको ट्रीट करना एज अ प्लेनर, कितना बात ध्यान रखनी है। वैसे आइडियली इसकी जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये ऐसे होती है जिगजैग फॉर्म में। अगर मैं इसको सही तरीके से बनाऊं, इट शुड बी लुक लाइक दिस, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH एंड यहाँ पे लोन पेयर एंड 1,4 पोजीशन है तो ये वाले यहाँ पे होंगे। मान लीजिए मैंने एक H लगा दिया यहाँ पे और Ma लगा दिया मान लीजिए यहाँ पे, इस तरीके से। हालांकि Mu ऊपर H नीचे वो उसमें मैं जा नहीं रहा हूँ भी, स्पेसिफिक हाइब्रिड स्पेसिफिक इसकी स्टोइकोमेट्री क्या होगी, बट इस टर्मिनल पे ही HCH होंगे। आइडियली ऐसा सिचुएशन होगा, बट ठीक है वो जनरली आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से इस रिंग को प्लेनर मान के सोल्व करो। तो हम अगर उसको ऐसे ट्रीट करें दोस्तों तो यहाँ से साफ साफ नजर आ रहे हैं कि ये दो टर्मिनल अलग अलग है H Me, और यहाँ पे भी दोनों अलग अलग है। तुम कुछ भी कर लेना, यहाँ से प्लेन निकालोगे दोस्तों तो ये दोनों मिरर इमेज में नहीं आएंगे, और यहाँ से निकालोगे दोस्तों तो ये दोनों मिरर इमेज में नहीं आएंगे। तुम कहोगे नहीं मैं तो इसी में करूंगा, अरे जब टर्मिनल ही मिरर इमेज में नहीं आ रहे तो तुम इंटरनल स्ट्रक्चर को और इंट्रोड्यूस करोगे तो वैसे ही POS और वहां पे COS नहीं आएगा, तो वो तो तुम्हारे चांस को और घटा देगा। पर यहाँ इनके टर्मिनल से समझ में आ जाएगा POS और COS का खेल, इसलिए इसको इस सिचुएशन में हम डील ना करके आप प्लेनर मान के इनके क्वेश्चन को डील कर लेगा दोस्तों। तो जब इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल वाले से प्लेन निकालो, वर्टिकल वाले मिरर इमेज में नहीं आएंगे, वर्टिकल वाले से निकालो, हॉरिजॉन्टल वाले मिरर इमेज में नहीं आएंगे, नो POS और सेंटर ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर में हो ही नहीं सकता। NCA वाले सिस्टम ऑप्टिकल एक्टिव देखने को मिले, ऑप्टिकल एक्टिव ये कंपाउंड पाया जाएगा, इट इज फाउंड एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकल एक्टिव पाया जाएगा। और यहीं पे साइक्लिक एल्काइलिन की कहानियां भी खत्म हो गई है। अब इससे हटके क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो नाउ स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ स्प्रिंट्स। आप सबके पास जिनके पास स्टडी मटेरियल है, आप सब बच्चे जैसे कि स्प्रिंट नंबर 1 तो जो था वो 20 मॉलिक्यूल का असाइनमेंट था, वो आई थिंक तुम लोगों ने कर लिया होगा, नहीं क्या तो करते रहना। और साथ में आप स्प्रिंट नंबर 2 भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। स्प्रिंट नंबर 2 आज के लेक्चर के बाद आप पूरी अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्प्रिंट नंबर 2 एंड 3 एज वेल एज स्प्रिंट नंबर 2 और 3 दोनों ही अटेम्प्ट करने लग जाइए। और उसमें साइक्लोहेक्सेन वाले क्वेश्चन को अवॉइड करना, बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के कुछ कांसेप्ट कन्फर्मेशन वाले लेक्चर में आएंगे, या उसको सर्कल कर लेना कि साइक्लोहेक्सेन वाले बाद में करेंगे, बाकी सब सर ने करने को कह दिया है, तो बाकी सब आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चंस, ठीक है। स्प्रिंट नंबर 2 एंड 3 आप अटेम्प्ट करना, धीरे-धीरे चालू जाइए। जो क्वेश्चंस हो रहे हो, जो यहाँ मैंने पढ़ा रखे हो वो उसको करना चालू कर दीजिए, जो कांसेप्ट नहीं है उसको भी छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी कहानी यहाँ तक की खत्म हो गई है, ये कहानी हमारी यहाँ तक की खत्म हो गई है। अब हमें बाइफिनाइल स्टार्ट करना है। नाउ मुझे आप बताइए क्या आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई क्या? अभी मुझे बताइए कि हेमिस्फायरन तक की कहानी क्लियर है क्या सबको? बेवजह क्या दिमाग नहीं लगाना है। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने ऑलरेडी स्प्रिंट में मैराथन में डाल दिए हैं। आपको केवल कांसेप्ट सीखना था, कांसेप्ट मैंने सिखा दिया है। कांसेप्ट सीख के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और कौन से क्वेश्चन भाई कोई भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, तो आप हर एक क्वेश्चन को फ्रेश क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए। और ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने का तरीका जाने के POS और COS बात खत्म। फिर एग्जामिनर चाहे X ग्रुप लगा के दे या Y ग्रुप लगा के दे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है। मनसा जी, ओड वाले सिस्टम्स जो होते हैं जैसे कि ये वाले, हाँ ये ओड वाले, इनको कायरल एक्सिस केसेस में काउंट नहीं करते। कायरल एक्सिस केसेस में परपेंडिकुलर टर्मिनल वाले ही काउंट होते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? उसको पढ़ हम एक साथ रहे तो दैट साथ साथ ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बेफालतू का टाइम वेस्ट नहीं, वेस्ट मतलब टाइम तो वेस्ट नहीं करना है, बस यही मुझे दिक्कत लगती है। चलो एक बार सर, अगर साइक्लिक एल्काइलिन में बेस डैश पे सेम ग्रुप हो तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ना? प्रगति जी देखो यार, फिर से वही बात आ गई। देख मेरी बात, वेस्ट डैश पे अगर सेम ग्रुप लगा देगी तो ये जो सिस्टम है आइडियली जैसे कि मैंने कहा ऐसा ट्रीट होना चाहिए। मतलब वही बात है ना, मैंने कहा जिन केसेस को एग्जामिनर को भी पता है कि भाई यहाँ दिक्कतें पैदा हो सकती है, और उन केसेस को अगर तुम हाइपोथेटिकली सोचते हो तो पेपर में वो नहीं आते हैं। प्रगति तो भी तेरी जानकारी के लिए बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये एग्जांपल में ये वाला मैं सेम रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे H और H लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक साइक्लिक सिस्टम है, चाहे चेयर फॉर्म है, और चेयर फॉर्म से POS केवल तभी निकल सकती है, अगर तुम POS की उम्मीद कर रहे हो तो केवल तभी निकल सकती है जब अपोजिट वाले कार्बन से प्लेन पास हो, मतलब केवल यहां से प्लेन पास होगा तभी निकल सकते हो। जब ऐसा करोगे तो ये दोनों मिरर इमेज में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं और इसका एक्सटेंडेड वर्जन बताऊं तो इसकी अगर ये वाली स्ट्रक्चर अगर हम इमेजिन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे यहाँ तो हमने ये बोल दिया कि लेफ्ट से भी प्लेन निकल जाएगा, राइट से भी निकाल के देख लेंगे हो गया या नहीं होगा वो बात अलग है, पर एक्चुअल में इसका एक ही प्लेन चेक किया जाता है, केवल यही वाला, क्योंकि यहाँ से प्लेन कभी निकल ही नहीं सकता। तुम कहोगे कैसे? लीजिए आइए बता देता हूँ। तो अगर यहाँ से प्लेन निकालने की कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द प्लेन अलोंग दिस, तो ये प्लेन कैसा होगा? जो ये वाला आपका बॉन्ड है ना, बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड पेयर, और क्योंकि कार्बन का या कार्बन नाइट्रोजन sp2 में है, तो ये दोनों बॉन्ड जिस प्लेन में होंगे उसी प्लेन में ये दोनों बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड के अराउंड जो पेयर होता है वो सेम प्लेन में होता है। जब प्लेन निकालोगे तो इनके अलोंग तो पास हो जाएगा, इनके अलोंग तो पास हो जाएगा, और जब ये प्लेन जाएगा तो ये प्लेन दोस्तों, ये प्लेन एक्चुअल में नीचे चला जाएगा। ये प्लेन एक्चुअल में किसी
इसी दोनों नीचे जाने वाले के लोग नीचे पास हो जाएगा। और जब ये प्लेन नीचे जा रहा होगा दोस्तों, जब ये प्लेन नीचे जा रहा होगा, इस ऊपर वाले हिस्से की मिरर इमेज नीचे की तरफ यहाँ नहीं बनी हुई, तो ये वाला प्लेन यहाँ कंसिडर नहीं होता है। इस इमेजिनेशन में इसके अलोंग प्लेन कंसिडर नहीं करते हैं। तो या तो एच एच लगा दोगे तो तुम्हें लगता है कि यहाँ से प्लेन पास कर देंगे, दोनों मिरर इमेज में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके अलोंग प्लेन नहीं निकल सकता। इन दोनों को मिरर इमेज में लाने के लिए इनके अलोंग प्लेन निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पास नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। और क्योंकि प्रगति मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब एग्जामिनर तुम्हें इमेजिन करने को देता है तो वो तुम्हारा दिमाग ज्यादा लगवाता नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे इस सिस्टम को प्लेनर मान के कंसीडर करने के ही क्वेश्चन सॉल्व करने को देता है। बट अगर हम इसको एक्चुअल 3D शेप में देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, और यहाँ से प्लेन आप निकालोगे तो ये तो पीओएस वैसे ही नहीं हो सकता, ये तो जिंदगी में ही पीओएस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड, ये CS2 जो ऊपर उठे हुए हैं, यहाँ चेयर फॉर्म के CS2 नीचे कभी आ ही नहीं सकते। तो मतलब अगर आपको एल्काइलिडीन में कभी पीओएस चेक करने की जरूरत पड़ जाए तो पीओएस केवल कहां से चेक करना होता है, इस लेफ्ट कार्बन वाली साइकिल से करना होता है, या फिर मैं कहूं कि जो साइक्लोहेक्सेन वाला पेयर है यहां से करना होता है। यहां से पास करो पीओएस, एक ही पीओएस पास करो, ये वाला पास करके देखो है या नहीं है। ये पास किया, ये दोनों मिरर इमेज में आ गए, और यहाँ ये दोनों के दोनों आपके दोस्तों सेम प्लेन में नहीं आ रहे। हाँ, अगर यहाँ सेम हो जाते, यहाँ मान लीजिए मैं कार्बन लगा के H और H लगा देता, तो जब इनके लोग प्लेन पास करते तो यस ये दोनों मिरर इमेज में आते 100%। जब यहाँ से प्लेन पास करोगे, इन दोनों के लोग प्लेन पास करोगे, तो ये प्लेन बीच में से पास होकर जाएगा, ये प्लेन बीच में से पास होकर जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से जब वो प्लेन निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ अगर सेम हुए तो पीओएस पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं पास होगा। कुल मिला के कंक्लूजन इज दिस, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दिस कि इस ओवरऑल सिस्टम में केवल हम इस टर्मिनल से प्लेन पास करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, सेंट्रोसिमेट्री वैसे ही नहीं होती, और ये वाला पीओएस पास करके देख लेते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सी दोस्तों, इस वाले से प्लेन पास करके अक्सर नहीं देखते, क्योंकि वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कभी पास ही नहीं होता। बट जैसे कि मैंने कहा, सरदर्द पालने से ज्यादा बढ़िया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिए, आपके मन में जो हाइपोथेटिकल स्टेट्स चल रही है, जैसे प्रगति ने क्वेश्चन पूछा, तो प्रगति मैंने कहा कि स्प्रिंट नाम के बुकलेट है, वहां पे क्वेश्चन है भर भर के। सो प्लीज ऐसी सिचुएशंस में जब उन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। आज तक के इतिहास में कभी ऐसे क्वेश्चन आए नहीं जो तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट इस तरीके से पैदा करे। वो करेंगे तुम्हें, ठीक है प्रगति, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन छोड़ा ही हो, या क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन लगाया ही हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसके प्लेनर कंसीडर करके भी लोग उसको कंटेस्ट करेंगे, और उसकी ये शेप कंसीडर करके भी लोग उसे कंटेस्ट करेंगे। उसके दोनों कंटेस्टेबल एक चैलेंज आंसर की ऑप्शन जो हमारे पास आता है उसमें हम कर देंगे, तो वो या तो ऑप्शन बदलेगा या फिर दोस्तों से मार्क्स टू ऑल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। अब प्लीज आई होप आप सब सारी बातें समझ गए। द कंक्लूजन इज, अगर पास भी करना पड़ता है तो इसके लोग पास करिए। यहाँ से पास किया, ये दोनों मिरर इमेज में नहीं आ रही, बात खत्म, पीओएस नहीं होगा, सेंट्रल सिमेट्री आप मर के नहीं हो सकते, कहानी खत्म दोस्तों। चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। पर जब जनरली आपको आंसर निकालना हो तो इसको प्लेनर मान के ही करो, बेटर रहेगा दोस्तों। ठीक है, वहां पे ऐसी सिचुएशन तुम्हें जानबूझ के पैदा कर दे कि यहाँ सेम दे दे, तब तो बात अलग है, और ऐसे केस वो देगा नहीं। ठीक है, चलिए सामने देखिए। इसका बड़ा एग्जांपल क्या है कि एक या दो एग्जामिनेशन नेट के पहले, नेट के आई थिंक लास्ट छोड़ के जून 2024 का एग्जामिनेशन था, उसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा था, उसमें रिलेशंस पूछ रखे थे इनएंशियोमेंटाइज ट्यूमर्स, और सीएसआई नेट ने उसको फिर प्लेनर कंसीडर किया था। अगर प्लेनर कंसीडर कर रहे थे तो तब वो आंसर आएगा, अगर प्लेनर कंसीडर नहीं करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि जिस टाइम पे ये वाले सिस्टम डेवलप किए गए, तो जनरली इन सिस्टम को प्लेनर मान के ही सोल्व किया गया। आप भी इनको प्लेनर मान के ही सोल्व करना, और टू मच थॉट्स में मत जाना, क्योंकि क्वेश्चंस कोई एग्जामिनर बनाएगा नहीं, क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स के ही आएंगे उठ के, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स में जो भी एग्जांपल दिए गए उनमें अक्सर ऐसा कोई हाइपोथेटिकल केस नहीं दिया गया जहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन पैदा हो। ठीक है ना, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्लास का। हमारे पास फोर्थ सिस्टम है, दैट इज बाइफिनाइल सिस्टम। बाइफिनाइल सिस्टम दोस्तों सामने देखिए। अब तुम ये भी यही तो दिक्कत है ना, ये कॉन्सेप्ट चालू कर दोगे तो बताना पड़ेगा 10 चीजें और। अब तुम ये भी सोच सकते हो सर इसको प्लेनर ही को कंसीडर करें। देखिए साइक्लोहेक्सेन मामूली होता तो चल जाता, अगर साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता केवल, तब तो 100% हम कहते हैं कि इसको ऐसे ही एग्जिस्ट किया जाना चाहिए। और इस साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन को तुमने sp2 बना रखा है, वन कार्बन हैज बीन असाइन्ड एज sp2 सिचुएशन। तो इस sp2 सिचुएशन की वजह से वो जो ये पकड़िंग स्टेट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी। इस पकड़िंग स्टेट विल बिकम मोर डिफिकल्ट, और इसका चेयर में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए जनरली इसको प्लेनर मान के सोल्व करते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें जाएगी नहीं, जाती है, बस डिपेंड करता है कि अब हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तुम कहोगे हम कैसे करेंगे, वहां तुम चार ऑप्शन को देख के समझ जाओगे, वहां तुम्हें ऐसा कोई सिचुएशन देगा ही नहीं कि तुम फंसो। ठीक है, या तो उसका प्योरली ऑप्टिकल एक्टिव आंसर आएगा, या वो क्वेश्चन इस प्रकार का देगा ही नहीं। ठीक है, तो डोंट थिंक दोज स्टेट्स व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए प्लीज बाइफिनाइल सिस्टम्स, आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और इसमें से अक्सर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। तो आज अगले 10 मिनट में इस कांसेप्ट को कंप्लीटली समझ लीजिए, और आज के बाद कभी इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। आगे आप सब बच्चों को मैं एक सीख सिखा रहा हूं, थिंक पॉजिटिव। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आप एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग स्टेट्स में है, पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो, उस पर रिसर्च करने का समय मास्टर्स के बाद खूब मिलेगा तुम्हें। पीएचडी कर लेना, मैं तो कह रहा हूं पोस्टडॉक कर लेना, साइंटिस्ट बन जाना, नोबेल प्राइज निकाल देना, सोचने का खुद समय मिलेगा। तो अभी सोचना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर अगर आप अभी सोचने के स्टेट में चले गए, ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए तो क्या, बिल्कुल सोचना चाहिए। मिथाइल लग जाए तो क्या हो जाएगा, NH2 लग जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए तो क्या हो जाएगा। ऐसे जो बच्चे सोचते हैं तो उनकी आधी प्रिपरेशन तो केवल सोचने में निकल जाती है, इतने में वो बाकी आधे बच्चे पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, टेस्ट सीरीज भी खत्म कर देते हैं, पर उन बच्चों के ये सोचने के केस खत्म नहीं होते। इट्स योर चॉइस, यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन और यू वांट टू डू अ पीएचडी ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स ओनली। तुम्हारी मर्जी, तुम 6 महीने में पीएचडी करना चाहते हो या 6 महीने में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। तो इंपॉर्टेंट अभी के लिए एग्जाम है, पीएचडी करने के लिए उम्र पड़ी है। यहाँ ये लगा दूं, वो लगा दूं, फिर एग्जाम के बाद एक बार आ जाना मेरे पास, बता दूं क्या लगा दूं तो क्या हो जाएगा। इसके पीछे और भी बड़ी बड़ी स्टोरी है, पर वो स्टोरी समझाने के लिए ना तो तुम्हारे पास समय है, ना ही मेरे पास समय है, ना ही तुम्हारे एग्जाम के पास समय है। बहुत सिंपल सी बात है ना, करने में तो पढ़ाने में तो पता नहीं क्या क्या समझा दूं तुम्हें, ऐसी चीज करा दूंगी तुम, मेरा ही मन करता है पढ़ाने का, बट ठीक है यार वो नहीं आती, एग्जाम में तो नहीं आती, क्या मतलब रह गया। हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है ना, बेवजह क्यों दिमाग लगाएंगे वहां पे। तो थॉट को
सही जगह पे सही समय पे अप्लाई करना जरूरी है। ये थॉट अप्लाई करने का समय तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एडवांचर समय जब आएगा, जब तुम पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, जब तुम कम से कम 3000 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। देखिए ऐसा समझो ना कि मैं क्या ज्ञान की बातें बताने लगा। एक क्वेश्चन जो तुम सोच रहे हो वो एग्जाम में नहीं आएगा। जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में दिए हुए हैं वो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, जिनके स्टैंडर्ड बुक में जो ऑलरेडी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और स्टैंडर्ड बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो आपके बुकलेट्स में हमने क्वेश्चन के फॉर्म में डाल रखे हैं। खुद के क्वेश्चन बनाने से बढ़िया है जो बुकलेट के क्वेश्चन है पहले उनको सोल्व कर लो, क्योंकि वो एग्जाम में आएंगे। तुम जो सोच रहे हो वो नहीं आएगा। तुम जो सोच रहे हो एग्जाम में कब आएगा, जब तुम पूरा सारा सिलेबस कर लोगे, सारे सिलेबस के बाद 4-5 क्वेश्चन खत्म कर लोगे, बुकलेट खत्म कर लोगे, टेस्ट सीरीज खत्म कर लोगे, सारे डीपीपी सब कुछ लगा लोगे, फिर तुम सोचो कि बैठ के हाँ अब क्या आ सकता है, तब वो तुम्हारी वो स्टेट आएगी। अभी वो तुम्हारी स्टेट नहीं है। ओके, सो आई होप सही समझदार इंसान मेरी बातों को समझ गए होंगे, और जिनको सही समझ में आया तो मैंने कुछ नहीं कहा पिछले 5 मिनट में, आप भूल जाइए और आगे बाइफिनाइल्स पे फोकस करिए। चलिए सामने देखिए। सो बाइफिनाइल्स नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइफिनाइल्स दो फिनाइल के सिस्टम्स। नहीं में तो तुम बैठते हैं 5-7 साल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सही समय होना चाहिए भाई। तो बाइफिनाइल्स, बाइफिनाइल के केसेस की हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं। सामने देखिए, दो फिनाइल रिंग हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे दोस्तों, और दो फिनाइल रिंग जो है एक सिंगल बॉन्ड से हमने कनेक्ट कर रखी है। बाइफिनाइल, अरे लग जाए यार, दो सिंगल बॉन्ड से हमने कनेक्ट कर, एक सिंगल बॉन्ड से हमने इसको बाइफिनाइल्स को कनेक्ट कर रखा है। ओके, ये रही मेरे पास बाइफिनाइल्स। नाउ सो दो फिनाइल रिंग है, दो फिनाइल रिंग है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है दोस्तों, दो फिनाइल रिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है, क्या ये रिंग और इनके जो रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट लगा के जो भी क्वेश्चन क्रिएट होंगे, जो भी मॉलिक्यूल क्रिएट होंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे या नहीं होंगे। तो इन क्वेश्चन में ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी, बाइफिनाइल सिस्टम में ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी बताने के लिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें समझना पड़ेगा, और वो फैक्टर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये दोनों रिंग सेम प्लेन में लाई करेंगी भी या नहीं करेंगी। क्या ये दोनों रिंग, जिस तरीके से मैंने प्लेन ऑफ बोर्ड में दोनों रिंग को सेम प्लेन में दिखा रखा है, क्या ये सेम प्लेन में लाई करेगी या नहीं करेगी। ये क्वेश्चन यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम कहोगे ये कैसे कह रहे हो सर, सेम प्लेन में ही तो होगी सर, ऐसे कैसे। तो दोस्तों मैंने कहा था कि दुनिया में जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड जब तक कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ना हो, ये ऑलवेज रोटेट करते रहते हैं। दे ऑलवेज कीप डूइंग रोटेशन 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 रोटेशन। सो ऐसा समझिए कि दो फिनाइल रिंग जो मेरे पास प्रेजेंट है, लेट्स सपोज ये दो फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, और ये दोनों फिनाइल रिंग जो है एक सिंगल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, लेट्स सपोज बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो दोस्तों अगर मैं एक रिंग को कांस्टेंट मान लूं, तो जो दूसरी रिंग होगी दोस्तों वो इस तरीके से कंटीन्यूअस रोटेट करती रहेगी। एक रिंग को अगर कांस्टेंट मान ले तो एक रिंग के रिस्पेक्ट में दूसरे रिंग को रोटेट करते रहेंगे। और तो ये नहीं करेगी कि सर अरे यार जब रोटेशन तो दोनों ही कर रही होगी, पर हम जब रोटेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी एक के रिप्रेजेंट में करेंगे ना यार, किसी एक बॉन्ड को कांस्टेंट मान के एक को रोटेट करते हुए दिखाएंगे ना यार, इसको कांस्टेंट माना तो ये रोटेट होती नजर आ रही है, अगर इसको कांस्टेंट माने तो ये रोटेट होती नजर आ जाएगी दोस्तों, सिंपल सी बात है। सो उस पे नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के बात सिंगल बॉन्ड है, रोटेट होता रहेगा, और जब रोटेट होगा तो जरूरी नहीं कि दोनों रिंग प्लेन में रहे, ये आउट ऑफ द प्लेन भी जा सकती है दोस्तों। एक रिंग को अगर प्लेन में कंसीडर करोगे तो दूसरी रिंग रोटेट होकर आउट ऑफ द प्लेन भी जा सकती है, यानी दोनों रिंग एक प्लेन से बाहर भी निकल सकती है। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर ऐसा है तो फिर आंसर कैसे बताएंगे, क्योंकि हम जो आंसर बताते हैं एक्टिविटी और इनएक्टिविटी का वो तो जनरली स्टैटिक स्टेट बताते हैं, तो यहां कैसे बताएंगे सिंगल बॉन्ड रोटेट हो रहा है कैसे करेंगे सर। तो हम कहेंगे भाई यहां पहले तो ये जान लेना बेहतर रहेगा कि किन किन केसेस में ये दोनों रिंग प्लेनर लाई करेगी और किन किन केसेस में ये दोनों रिंग, देखिए सिंगल बॉन्ड रोटेशन होगा, सिंगल बॉन्ड रोटेशन होगा तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहां दोनों रिंग प्लेन में लाई कर जाएंगी। इस सिंगल बॉन्ड रोटेशन के रिप्रेजेंटेशन में एक स्टेट ऐसी भी आएगी जब दोनों रिंग प्लेनर लाई करेंगी। तो द क्वेश्चन इज कौन से ऐसे केसेस होंगे जहां पे इन दोनों रिंग को प्लेनर मान के आंसर देना है, और कौन से ऐसे केस होंगे जहां पे इन दोनों रिंग को डिफरेंट स्टेट में मान के आंसर देना है। और वो जो केसेस है वो डिपेंड करते हैं दोस्तों इस सिंगल बॉन्ड रोटेशन पे, इसी सिंगल बॉन्ड रोटेशन पे, सिंगल बॉन्ड रोटेशन पर ये सारी कहानी डिपेंड करती है दोस्तों। अगर सिंगल बॉन्ड रोटेशन यहां हो रहे हैं, यस हो रहे हैं, या सिंगल बॉन्ड रोटेशन यहां पे अलाउड है, पहला केस कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउड है, दूसरा केस सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं है, या फिर मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड है। सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउड होना एक केस, सिंगल बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना दूसरा केस। दोस्तों वन बाय वन केस को समझेंगे। पहला क्वेश्चन कि जब सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउड की बात करते हैं तो कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी, कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जहां पे ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन अलाउड होंगे, ऐसे कौन सा केस होगा जहां पे सिंगल बॉन्ड रोटेशन को अलाउड मानेंगे। तो ये कहानी डिपेंड करती है इन फिनाइल रिंग में, इन सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में, या इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स पे, जनरली मेजॉरिटी में ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करती है कि यहां कैसे ग्रुप्स लगे हैं, छोटे ग्रुप्स लगे हैं या बड़े ग्रुप्स लगे हैं, इन पे ये कहानी डिपेंड करती है। लीजिए मैं आसानी समझाने के लिए ए लिख देता हूं, बी लिख देता हूं, एक्स लिख देता हूं, वाई लिख देता हूं। तो मान लीजिए हमारे पास 4 ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो इसके ए बी एक्स वाई। सो अगर ये ए बी एक्स वाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर वेरी वेरी स्मॉलर होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही छोटे, एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन होंगे, एग्जांपल के तौर पे क्या होंगे दोस्तों, हाइड्रोजन होंगे, ड्यूटेरियम होंगे दोस्तों, ट्रिटेरियम होंगे, छोटे ग्रुप में और आता है फ्लोरीन होंगे, OH होंगे एटसेट्रा, OH होंगे एटसेट्रा। जब ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, फ्लोरीन, OH, ऐसे छोटे छोटे जब ग्रुप्स होंगे दोस्तों, तब ये छोटे छोटे ग्रुप्स का आपस में कोई नाता नहीं होगा। ये तो छोटे छोटे ग्रुप्स एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे डिस्टेंस में। और जब ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो रहा होगा तो यहाँ इन छोटे छोटे ग्रुप्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन दीस छोटे छोटे ग्रुप्स। मतलब कहानी ये है, ऐसा समझ जाइए, जब ये ग्रुप्स छोटे छोटे होंगे और सिंगल बॉन्ड का रोटेशन हो रहा होगा तो इसको मैं स्टैटिक मान लूं, लेट्स सपोज। तो ये जो ये वाला ग्रुप होगा ये रोटेट होते हुए ऐसे ऊपर से नीचे रोटेट हो रहा होगा, ऊपर से नीचे रोटेट हो रहा होगा। और रोटेट जब ये हो रहा होगा, ये वाला कांस्टेंट मान लीजिए, एक्स वाले की रोटेशन करवा रहा हूं, जब ये रोटेट हो रहा होगा, किसी एक को दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, जब ये रोटेट हो रहा होगा तो इसकी
इसकी इसकी इस वाले के साथ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रही, क्योंकि छोटे ग्रुप्स है और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर नहीं है, या स्टेरिक हिंड्रेंस अगर नहीं है दोस्तों, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, तो ये रोटेशन आराम से हो रहा होगा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड रोटेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी सिचुएशन में इन सिंगल बॉन्ड के रोटेशंस को हम अलाउड करार दे देंगे, और जब ये सिंगल बॉन्ड के रोटेशन अलाउड हो जाएंगे, तो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन जब अलाउड होंगे, तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, और कंटीन्यूअस प्रोसेस में तुम्हें पीछे समझा चुका हूं कि कंटीन्यूअस प्रोसेस में नॉन रिजॉल्वेबल केसेस बनते हैं, और नॉन रिजॉल्वेबल केसेस में 0 से 180, 180 से 360 ये केसेस आपस में क्या पता एक दूसरे के रेसिमिक मिक्सचर बन रहे हो, तो वो जानने के लिए हम देखेंगे दोस्तों। हमने कहा कि वो 0 से 180, 180 से 360 वाले केसेस जो थे, वो तो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू हमने किए थे वहां पे, कि पीपीएल आधे से रोटेट करेगी, आधे से उल्टा रोटेट करेगी। फिर हमने कंक्लूजन में ये कहा था उस क्लास में कि भाई आज के बाद ये 0 से 180 करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तो तुम सीधा सीधा एक तरीका ध्यान रखो कि जब कंटीन्यूअस प्रोसेस हो, तो इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस। तो नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस में अगर एक भी स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल की पूरी स्ट्रक्चर में से उस रोटेशन की वजह से, देखिए दो रिंग प्लेन में है, रोटेशन होगा, रोटेशन होगा, रोटेशन होगा, रोटेशन होगा, एक रिंग को कांस्टेंट मान लो, दूसरी रिंग परपेंडिकुलर या किसी भी दूसरे आउट ऑफ द प्लेन फेस में जाती रहेगी, जाती रहेगी। देखिए जब दोनों रिंग एक ही प्लेन में होगी तब तो चांस भी है पीओएस के, और अगर दोनों रिंग डिफरेंट प्लेन में चलेगी तो पीओएस के चांस घटते रहेंगे। हेंस हमें सिंगल बॉन्ड रोटेशन में एक तरीके से कंटीन्यूअस प्रोसेस जब हो रही हो, जिनको नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस बोलते हैं, इन प्रोसेस में एक भी स्ट्रक्चर ऐसी ढूंढनी होती है कि जिसके अलोंग प्लेन निकल जाए। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हमें एक भी स्टेट ऐसी मिल गई जहां से पूरे मॉलिक्यूल में से प्लेन निकल जाए, तो वो पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव मान लिया जाता है, क्योंकि उसके अराउंड बाकी जो एंगल्स होंगे, वहां जो बनने वाली स्टेट्स होगी वो रेसिमिक मिक्सचर यानी कि एनेंटियोमेरिक पेयर बनने का काम करेंगे। तो दोस्तों जब सिंगल बॉन्ड रोटेशन में हम बात करेंगे अलाउड रोटेशंस की, तो इस अलाउड रोटेशन में ये स्टेट जो मैंने बना रखी है एज इट इज, ये स्टेट जो मैंने एज इट इज बना रखी है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन जब होता रहेगा तो देयर विल एग्जिस्ट अ स्ट्रक्चर, इस बाइफिनाइल की एक स्ट्रक्चर ये वाली जरूर एग्जिस्ट करेगी, जहां पे पूरा फिनाइल रिंग, ये पूरा फिनाइल रिंग, ये पूरा फिनाइल रिंग एंड देयर सब्स्टिट्यूशन एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। हेंस ये एक पीओएस निकल जाएगा, जिसको आप या तो स्लाइस कट बोल दो या मॉलिक्यूलर प्लेन बोल दो। सिंगल बॉन्ड रोटेशन में दोनों फिनाइल रिंग एक समय पे एक प्लेन में जरूर आएंगी, रोटेट होते होते एक को कांस्टेंट रोटेट होते होते एक समय ऐसा जरूर आएगा जब दोनों रिंग एक ही प्लेन में आ जाएंगी, और जब दोनों रिंग सारे सब्सटेंट एक ही प्लेन में होंगे वहीं से पीओएस पास कर देंगे। और हमने कहा था इस नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस में, कंटीन्यूअस प्रोसेस के अंदर एक भी स्टेट ऐसी मिल जाए जहां से पीओएस पास हो जाए, पीओएस पास हो जाए, तो वो मॉलिक्यूल ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। तो ध्यान रखना आज के बाद जब जब छोटे ग्रुप्स होंगे, रोटेशन अलाउड होगा, रोटेशन अलाउड होगा तो उसकी एक स्टेट ऐसी पक्का एग्जिस्ट करेगी, एक से ऐसी पक्का एग्जिस्ट करेगी तो पीओएस होगा, पीओएस होगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर है। और अगर हम दूसरे टर्म्स में इसको साइंटिफिक टर्म्स में कहने को बोले तो ये जो केस है कंटीन्यूअस प्रोसेस का केस है, नॉन रिजॉल्वेबल स्टेट का केस है, और ये नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस में आपस में इस स्टेट को छोड़ दे तो ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसके अलावा 0 से 180 वाली एंड 0 से -180 वाली एक दूसरे के एनेंटियोमेरिक पेयर बना रही होंगी, और इस ओवरऑल को हम नॉन रिजॉल्वेबल रेसिमिक मिक्सचर के नाम से जानेंगे, रेसिमिक मिक्सचर के नाम से जानेंगे। और नॉन रिजॉल्वेबल रेसिमिक मिक्सचर यानी घर के अंदर ही घाती बैठा हुआ है, आपस में लड़ मरेंगे और ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से इसका आंसर दिया जा सकते हैं। ये साइंटिफिक टर्म है और ये इसका इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट का आंसर है कि एक भी मॉलिक्यूलर स्टेट ऐसे मिल जाए जहां से पीओएस पास हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो एक स्टेट ऐसे मिल गई जहां से पीओएस पास हो गया, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, खत्म कहानी। तो जब छोटे ग्रुप्स होंगे तो इनएक्टिव आंसर आएगा, और जब बड़े ग्रुप्स होंगे, बड़े ग्रुप्स बोले तो कुछ भी आ जाए, ए बी एक्स वाई। जब लार्जर ग्रुप्स होंगे, लार्जर ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल के तौर पे मिथाइल ग्रुप आ जाए, और मिथाइल से बड़े तो इथाइल, विथाइल तो इससे बड़े हैं, नाइट्रो जैसे ग्रुप आ जाए, NO2 जैसे एटसेट्रा, ये ग्रुप्स आ जाए दोस्तों, एटसेट्रा दोस्तों, ये ग्रुप्स आ जाए। तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स आएंगे, देखिए अब तुम लोग मिथाइल बड़ा कैसे हो सर? अरे मिथाइल मिथाइल नहीं है, मिथाइल के साथ में कहा था ना मैंने कि हाइड्रोजन ये बेचारा तीन साथ में बच्चे लेके घूमता, अपने कार्बन तीन बच्चे लेके घूमता है, तो पूरा परिवार बेचारा कैसे? तो यानी कि ग्रुप हम जब काउंट करेंगे तो कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा स्फीयर काउंट होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट दोस्तों, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मिथाइल ग्रुप भी हो गया यहाँ पे, और ये सब बड़े बड़े ग्रुप्स लार्जर सिचुएशन में आते हैं। इनको छोड़ के एक दो है, इनको छोड़ के दोस्तों बाकी सब लार्जर सिचुएशन में। और जब ऐसा केस होगा, लार्जर जब ग्रुप्स आएंगे तो क्या होगा? लार्जर ग्रुप्स में ये ग्रुप भी मोटा, ये ग्रुप भी मोटा, तो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और सिंगल बॉन्ड के रोटेट कराएंगे, जब रोटेट कराने लगेंगे तो आपस में ये ग्रुप्स आपस में हिंड्रेंस शो करेंगे, और जब हिंड्रेंस शो करेंगे दोस्तों, हिंड्रेंस के अंदर ये क्रॉसओवर नहीं कर पाएंगे। सिंगल बॉन्ड रोटेशन जब होगा तो ये जो बड़े ग्रुप्स होंगे एक दूसरे को टू मच क्लोज अप्रोच करेंगे, और जब क्लोज अप्रोच करेंगे तो यहाँ क्रॉसओवर नहीं हो पाएगा, हिंड्रेंस होगी, हिंड्रेंस होगी। और जितना ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आएंगे उतना ज्यादा हिंड्रेंस होगी। तो पहली बात तो क्रॉसओवर नहीं होगा, इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सिंगल बॉन्ड कंप्लीटली रोटेट नहीं हुआ। दूसरा, साथ ही साथ जितना ये बड़े ग्रुप एक दूसरे के क्लोज आएंगे उतना ज्यादा हिंड्रेंस होगी। तो हेंस ये पेयर ऑफ ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहना पसंद करेंगे, और वो मैक्सिमम दूरी क्या होगी? परपेंडिकुलर सिचुएशन, कि भाई एक पेयर को वर्टिकल प्लेन में रख दो और दूसरे पेयर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दो। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पेयर, यानी कि ऐसा कर दो, एक पेयर वर्टिकल प्लेन में और एक पेयर वेज डैश पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्योंकि ऐसा करने पर मैक्सिमम दूरी पे है। अगर इनको एक दूसरे के पास लेके आएंगे, मान लीजिए इसको कांस्टेंट करता हूं, इसको रोटेट करता हूं सिंगल बॉन्ड से, जब इसको पास लेके आएंगे, देखो 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 ये हॉरिजॉन्टल के पास जा रहे हैं, उतना ही जितना हॉरिजॉन्टल के पास जाएंगे उतना ही हिंड्रेंस क्रिएट होगी। सो ये वो सिचुएशन है परपेंडिकुलर की जहां पे एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे है, आगे आएंगे तब भी हिंड्रेंस क्रिएट होगी, पीछे जाएंगे तब भी हिंड्रेंस क्रिएट होगी। हेंस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के केस में हम जब इन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, दे विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन परपेंडिकुलर रिंग सिस्टम। यहां पे क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों यहां मॉलिक्यूल को यानी दोनों फिनाइल रिंग को हम परपेंडिकुलर प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। एक रिंग को प्लेन में और दूसरे रिंग को वेज डैश पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। दोनों फिनाइल रिंग्स हैं दोस्तों, दोनों फिनाइल रिंग्स यहां प्रेजेंट है। ठीक है, यहां लगा रखा मैंने ए, जिस प्लेन में है उसी प्लेन में इनके सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। यहां लगा रखा मैंने बी, यहां
वेज पे है तो वेज पे यहाँ सेम प्लेन में देखिए, जिस प्लेन में रहेंगे उसी प्लेन में सब्स्टिट्यूट रहेंगे, क्योंकि sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट सेम प्लेन में रहते हैं। यहाँ पे वेज पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। ये डैश पे है, ये डैश पे पीछे की तरफ रहेगा, पर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। सो यानी कि x यहाँ पे डैश पे लगा देंगे, x यहाँ पे डैश पे लगा देंगे दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों y हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगा देंगे। यानी ये दो सब्स्टिट्यूएंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये दो सब्स्टिट्यूएंट वर्टिकल प्लेन में है। इस तरीके से परपेंडिकुलर प्लेन में आ गए, और जैसे ही ये टर्मिनल परपेंडिकुलर प्लेन में दिखाई जाएंगे, तो अब अगर ये एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ इनमें हिंड्रेंस होगी, और जितना क्लोज अप्रोच करेंगे उतना ज्यादा हिंड्रेंस होगी। हेंस इनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में रहे तो अब यहाँ से अगर मैं एक्सिस पास करूं तो इधर एक प्लेनर, एक वर्टिकल प्लेन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इधर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, हेंस परपेंडिकुलर प्लेन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। हेंस ये एक्सिस मामूली एक्सिस नहीं, ये हाइपोथेटिकल एक्सिस, कायरल एक्सिस कहलाएगी। और बाइफिनाइल का ये जो परपेंडिकुलर सिस्टम वाला पेयर होता है, ये कायरल एक्सिस सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। और जब ये बातें आप पढ़ चुके हैं तो अब बात यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर आ चुके टर्मिनल तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ कभी नहीं होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे डिपेंड करेगी सब्स्टिट्यूएंट पे, कि सब्स्टिट्यूएंट सेम है अलग है, उन पे डिपेंड करेगी। क्या पता सेम पीओस निकल जाए, तो डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूएंट, डिपेंड्स ऑन सब्स्टिट्यूएंट, जस्ट लाइक एलिन एंड रोल। जैसे एलिन एंड रोल में सब बातें की थी, वहां पे सेम तरीके से यहाँ पे भी पीओस जो है सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करेगी। आइए इससे जुड़े हुए एक दो केस में यहाँ पे करवाता हूं। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लीजिए एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ना 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 बताइए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के बारे में बताइए कि दोनों में से कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। फटाफट कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए जल्दी से। ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी फटाफट बता दीजिए दोस्तों। भारती जल्दबाजी मत करो यार, सोच समझ के आंसर दो। बहुत बड़े दोस्त, चलिए। सो इस क्वेश्चन में तो सोचना नहीं था, हमें देखना होता है बाइफिनल का। पहले क्या चेक करना होता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एग्जाम में तो क्वेश्चन तुम इस तरीके से जाने, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, तो सबसे पहले देखेंगे सिस्टम क्या है। वीडियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव पूछा है। ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव में बाइफिनाइल सिस्टम है, कायरल एक्सिस का सिस्टम है। और बाइफिनाइल सिस्टम में हम देखेंगे भाई साहब छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं, छोटे ग्रुप्स यानी कि यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी एग्जिस्ट पक्का करेगी जहां से पूरे दोनों के दोनों फिनाइल एक ही रिंग में आएंगे, और जब दोनों फिनाइल एक रिंग में आएंगे वहां से पीओएस निकल जाएगा, पीओएस निकल गया तो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। बात खत्म। यहाँ हमने देखा दोस्तों दोस्तों यहाँ मिला हुआ एक नाइट्रो ग्रुप, या नाइट्रो ग्रुप मिले हुए दोस्तों, और यहाँ मिले हुए सीओएच ग्रुप्स, बड़े ग्रुप की कैटेगरीज में लाइक करा नाइट्रो ग्रुप दोस्तों। हेंस हम कहेंगे। और साथ ही साथ एक और खास बात है, तुम्हारी दिक्कत को कम करने के लिए एग्जामिनर जो है जब बल्कि सिचुएशन होगी, परपेंडिकुलर सिचुएशन होगी, जनरली वहां पे रिंग्स को परपेंडिकुलर बना के ही देगा। जनरली ऐसा होगा कि तुम दिक्कत में ना हो, परेशानी में ना हो, कि जब आपके परपेंडिकुलर सिस्टम्स जो है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो जिस शेप में होगा उसी मॉलिक्यूल की वही शेप तो पेपर में गिवन दी जाएगी ना भाई। तो जनरली जब ग्रुप्स बड़े होंगे और जहां परपेंडिकुलर सिस्टम लाई कर रहा होगा, तो अभी तक के एग्जाम की अगर बात करूं, नेट के, जैम के, गेट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वहां जहां ये परपेंडिकुलर लाई करते हैं वहां परपेंडिकुलर रिंग सिस्टम बना के दिया गया है। तो वहां तुम्हारे अगर परपेंडिकुलर रिंग सिस्टम पहले बना के दे देगा तो तुम्हारे दिमाग से टेंशन नहीं हट जाएगी कि छोटा है या बड़ा है, दिमाग ही नहीं लगाना, रिंग को परपेंडिकुलर बना के दे देगा, टेंशन नहीं लेनी दोस्तों। जनरली अभी तक का ट्रेंड में तो यही रहा है, अभी आज तक मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं हो जहां पे दोनों रिंग सेम प्लेन में देखे और परपेंडिकुलर करवा दिया बाद में। हालांकि आइडियली तुम्हें चेक करना चाहिए, बट